नमस्कार साथियों। आज हम लोग जीवों में जो विविधता है, तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि प्लांटी है ना, कि प्लांटी के कितने भेद होते हैं, मतलब प्लांटी के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। उन सारे पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगली वीडियो में मैं एनिमेलिया के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। एनिमेलिया जो होता है, एनिमेलिया में भी कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं, यानी कि कई प्रकार के उपवर्ग होते हैं। एनिमेलिया एक वर्ग है जिसमें कई प्रकार के उपवर्ग होते हैं और उस उपवर्ग के भी उपवर्ग होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले एनिमिलिया के बारे में जानेंगे और एनिमिलिया में उनके उपवर्गों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग एनिमिलिया से स्टार्ट करते हैं। एनिमिलिया, समझिएगा एनिमिलिया कहते किसको है। सबसे पहले तो इसी बात पे देखिए, एनिमिलिया जो वर्ग होता है ये खास तौर से जीव जंतुओं से रिलेटेड वर्ग है, अर्थात इसके अंतर्गत जीव जंतुओं को ही रखा गया है। एनिमिलिया का मतलब ही एनिमल, ठीक है ना, एनिमल से इसको डिनोट किया गया है। इसमें जो है यूकेरियोटिक, बहुकोष्ठीय, विषमपोषी जीवों को रखा गया है, अर्थात वैसे जीव या वैसी कोशिकाएं जो यूकेरियोटिक हो, जो बहुकोशिकीय हो, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ हो, और विषमपोषी हो। विषमपोषी कहने का मतलब कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करता हो, वैसे जीवों को विषमपोषी कहते हैं। तो इसमें विषमपोषी को रखा गया है, ठीक है ना। इनकी जो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है, इसमें केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना। इनकी कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। इनकी जो शारीरिक संरचना होती है और इनके जो विभेदन होते हैं, इन्हीं के आधार पर इनका वर्गीकरण कई उपवर्गों में किया गया है, अर्थात शारीरिक संरचना और विभेदन, इसके आधार पर हम लोग एनिमिलिया को कई सारे उपवर्गों में बांटते हैं। जिसमें सबसे पहले जो आता है पोरीफेरा करके, ठीक है। इसमें पहला कौन सा है, तो पोरीफेरा। पोरीफेरा, ठीक है। ये पोरीफेरा क्या होता है इसके बारे में समझिएगा। देखिए, पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्रयुक्त जीवधारी, ऐसे जीव जिनकी शारीरिक संरचना में यानी कि शरीर पर छिद्र हो, ठीक है ना। ये अचल जीव होते हैं, अर्थात ये चलते बहुत कम है, ठीक है ना, या यूं कहें कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जो किसी आधार से चिपक करके रहते हैं। मतलब कोई एक वेश होगा, कोई जगह होगा जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड रहता है, ठीक है ना, चिपक करके उस जगह पे ये रहता है। और इनके जो शरीर होते हैं इनमें कई सारे छिद्र यानी अनेकों छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र शरीर में उपस्थित जो इनका नाल प्रणाली होता है उनसे जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से ये शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण करते हैं। यानी कि संवहन के लिए इनमें जो भोज्य पदार्थ हो गए, जो जल हो गए या फिर जो ऑक्सीजन हो गया, इसके जो संचलन होता है, अर्थात एक शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में आने जाने का जो संवहन की क्रिया होती है ना, संचरण की जो क्रिया होती है, इन्हीं छोटे छोटे होल्स यानी कि छिद्रों से होती है, जो कि किससे जुड़ा होता है, तो नाल प्रणाली से जुड़ा हुआ होता है ना। इनका शरीर जो होता है वो कठोर आवरण का, अर्थात इनके ऊपर बाह्य कंकाल होता है जो काफी कठोर होता है, जिससे ढका हुआ होता है ना। इनकी शारीरिक संरचना जो होती है ना अत्यंत सरल होती है, मतलब इनमें काफी ज्यादा जटिल अंग नहीं पाए जाते। इनमें उत्तक भी कोई विशिष्ट प्रकार के उत्तक भी नहीं पाए जाते, बहुत ही सादगी भरा, मतलब सिंपल सा ये जंतु होता है, एक जीव होता है, ठीक है ना। और इनकी समान ये जो है ना, इनके इस सरल स्वभाव के कारण इसे सामान्यतः स्पंज के नाम से, स्पंज, ठीक है ना, किस नाम से, तो हम लोग इसे अस्पांज के नाम से जानते हैं, अस्पांज के नाम से जानते हैं। और ये जो अस्पांज होते हैं ये खास तौर से आपको समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि इनका आवाज जो है वो समुद्री है ना, समुद्र में रहने वाले जीव है। इनमें कई प्रकार के जीव आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो आपका साइकॉन, ठीक है ना, ये आपका साइकॉन हो गया,
ठीक है। टाइकॉन के अलावा यूप्ले यूप्ले कटेला है ना, यूप्ले कटेला ये हो गया आपका। अस्पांजिला अस्पांजिला ये भी होता है, जो समुद्र में ही पाया जाने वाला जीव है। ठीक है, तो और भी इसके अलावा बहुत सारी जीव, कौन कौन सा, एक तो साइकॉन, कटीला और अस्पांजिला। ये अभी मैंने बस यहाँ पे उदाहरण स्वरूप 3 जीवों का नाम लिखा है। इसके अलावा और भी जीव जो होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, जो कि पॉरीफेरा से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो पॉरीफेरा, ठीक है ना, पॉरीफेरा क्या है, एक प्रकार का उपवर्ग है जिससे ये संबंधित होते हैं। ठीक है ना। दूसरा नंबर जो होता है वो आपका है सिलेंट्रेटा, सिलेंट रेटा करके, है ना। दूसरा कौन सा है, तो सिलेंट रेटा। ठीक है, सिलेंट रेटा ये आपका दूसरा उपवर्ग हो गया। सिलेंट रेटा क्या है, तो दूसरा उपवर्ग है। देखिए ये भी एक प्रकार का क्या है, तो जलीय जंतु, अर्थात ये जल में ही रहने वाले ये भी जंतु है, जल में ही पाए जाते हैं। और इनकी शारीरिक जो संगठन होती है, जो संरचना होती है, वो उत्तकीय स्तरीय होती है, यानी अर्थात इसमें उत्तक होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, उत्तक होते हैं। इसमें एक देह गुहा, अर्थात इसमें एक शरीर देह गुहा पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। इट मीन्स कि इसके जो शरीर है ना, डबल लेयर का बना होता है। 2 कोशिका, एक नीचे की कोशिका परत होती है और एक ऊपर की कोशिका परत होती है। ठीक है ना। इनकी जो कुछ जातियां हैं वह समूह में रहती है, जैसे कि कोरल, है ना, क्या है आपका, कोरल जो होती है ये खास तौर से आपको समुद्र में ही पाया जाता है कोरल, और ये समूह में रहता है ना। और कुछ अकेली भी। अच्छा, कोरल की बात करें तो कोरल एक प्रकार का पत्थर जैसा होता है ये, है ना, पत्थर नहीं है, ये जीवों का समूह है। कोरल क्या है, जीवों का समूह है, लेकिन होता क्या है, पत्थर के जैसा होता है कोरल। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि जो राम सेतु जो बना हुआ है इन्हीं कोरल से ही बना हुआ है, और कोरल काफी हल्का होता है, तो ये आसानी से पानी पे तैर सकता है। ठीक है ना। तो ये कोरल जो होते हैं ना, कई सारे इसमें जीव, मतलब एक ही जीव का पूरा समूह होता है, जो एक प्रकार का स्टोन जैसा बन जाता है। ठीक है, तो एक कोरल समूह में पाए जाते हैं। कुछ क्या है, तो एक एक करके पाए जाते हैं, मतलब सिंगल सिंगल फेज में रहते हैं, अकेले ही रहना पसंद करते हैं। इसका उदाहरण में आपको आएगा अकेले वाले में हाइड्रा करके, है ना, कौन सा है, हाइड्रा। हाइड्रा जो जीव होता है ये सिंगल रहना पसंद करता है। ठीक है ना, क्या है, तो सिंगल रहना पसंद करता है। अगर बात करें स्लिंट्रेटा के बारे में, तो इसके उदाहरण में एक तो आपका हाइड्रा हो गया, एक कोरल हो गया, एक समुद्री एनिमेना। ठीक है, एनीमेना करके एक जंतु, एनिमोन है। ठीक है ना, एनिमोन, तो ये एक जंतु है जो समुद्र में ही पाया जाता है। और इसके अलावा जिसे हम लोग जेलीफिश कहते हैं, ये भी समुद्र में ही पाया जाता है। जेलीफिश जलीय जीव है, समुद्री फिश है ना, सॉरी जेलीफिश। तो ये आपको स्लिंट्रेटा के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो जेलीफिश भी देखते होंगे तो ये काफी ज्यादातर समूहों में ही पाया जाता है ना, भले ही अलग अलग होता है लेकिन समूहों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है आपका स्लेंट्रेटा करके, है ना, स्लेंट्रेटा उपवर्ग के जंतु हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा नंबर आता है हेल्मिन खींच करके, ये तीसरा उपवर्ग है एनिमेलिया का। ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है, तो इसमें जो जंतु होते हैं इनकी शारीरिक संरचना काफी जटिल होती है। इट मीन्स कि इनके शरीर ना अलग अलग पार्ट्स में बटे होते हैं, इसी वजह से जटिल भी होते हैं, है ना। इनका जो शरीर होता है वह द्विपार्श्विक सममित, द्विपार्श्विक सममित कहने का मतलब होता है कि अगर किसी जीव को बीच से काट दिया जाए तो उनके दोनों पार्ट में सेम अंग पाए जाएंगे। जैसे अगर मनुष्य को बीच से काट दिया जाए तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर और एक पैर इधर, इस प्रकार से। ठीक है ना, हालांकि बचेगा तो नहीं,
बट ये जो जीव होता है ये आपका द्विपार्श्विक सममित होता है, और इनके यही है कि इनका शरीर दाएं और बाएं भागों में जो संरचनाएं होती है वो समान होती है, ठीक है ना। इनका शरीर होता है त्रिकोणक होता है, त्रिकोणक होता है, अर्थात इनका उत्तक जो होता है ना विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों का होता है। इट मीन कि इसमें जो उत्तक पाया जाता है 3 लेयर वाला उत्तक पाया जाता है, ठीक है ना। इनके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बने होते हैं, मतलब इसके दो तीन लेयर जो कोशिकाओं का होता है ना वो होता है, तो एक आंतरिक हो गया एक बाह्य हो गया। इनमें कुछ अंग भी बनते हैं जैसे हाथ पैर, मतलब बेसिकली तो इस प्रकार के कुछ अंग होते हैं, हाथ पैर तो नहीं होते लेकिन कुछ अंग जो विशेष कार्य को करने के लिए संपादित होते हैं वो अंग इनमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं होता है, वास्तविक शरीर नहीं होता है, ठीक है ना, जिसमें सुविकसित अंग जो होते हैं वो व्यवस्थित हो सके ना। सुविकसित मतलब पूरी तरह से विकसित अंग जो होता है देह गुहा नहीं होने की वजह से ये भी नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इनका जो शरीर होता है इनका तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का, इनके जो शरीर होते हैं ना वो पृष्ठीय मतलब पृष्ठधारीय और चपटा होता है, मतलब चपा हुआ जैसा, है ना, इस प्रकार का इनका शरीर होता है। इसलिए इसे हम लोग कृमि भी कहते हैं, चपटे कृमि कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, तो चपटे कृमि। कृमि का मतलब वर्म कीड़ा, ठीक है ना, इस प्रकार का होता है। इनके जो प्लेनेरिया है ना, खासतौर से जो प्लेनेरिया इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो प्लेनेरिया जो जंतु हैं ये स्वच्छंद जंतु हैं और ये लीवर फ्लूक जैसे परजीवी भी हैं, मतलब लीवर में पाए जाने वाले, लीवर से संबंधित फ्लूक जो होते हैं ना उन वैसे ये परजीवी होते हैं। लीवर फ्लूक क्या है, तो एक प्रकार का जंतु है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन आता है, तो एक तो आपका मैंने बोल दिया प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक कौन सा है, लीवर फ्लूक, ठीक है ना, ये आपका एक जंतु है। इसके अलावा इसमें टेप वर्म भी आता है, ठीक है ना, टेप वर्म, वर्म का मतलब कीड़ा, फीता जैसा होता है, ठीक है ना, लंबा, तो ये आपको आता है, ठीक है ना। ये 3, और इसके अलावा और भी जंतु जो होते हैं इसके उदाहरण में आते हैं। ये तो हो गया आपका तीसरा नंबर। चौथा नंबर में जो आपको पढ़ना है वह है निमेटोडा, ठीक है, निमेटोडा, निमेटोडा, ठीक है ना, निमेटोडा इसके अंतर्गत, इसके बारे में अब हम लोग समझेंगे कि निमेटोडा क्या होता है, ठीक है ना। देखिए ये भी जंतु जिस प्रकार से आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस था उसी प्रकार से ये भी जंतु जो होता है त्रिकोणक जंतु है ना, अर्थात ये भी द्विपार्श्विक सममित में पाई जाती है ना। द्विपार्श्विक सममित वही कि अगर बीच से काटे तो दोनों भागों में समान अंग पाया जाएगा, वैसा ये भी होता है। इनका शरीर चपटा नहीं होता बल्कि यह बेलनाकार अर्थात रॉड जैसा, है ना, गोलाकार रॉड बेलनाकार होता है, सिलेंडर के जैसा होता है। और इनके जो देह गुहा होते हैं उसमें कुत्सी लोम इनकी क्या आ जाता है, देह गुहा हो गया ये, इनके देह गुहा को क्या कहते हैं, कुत्सी लोम कहते हैं। और ये जो कुत्सी लोम होते हैं ना इसके अंतर्गत पूर्ण विकास नहीं होते, मतलब ये जो जंतु है निमेटोडा, इसमें उत्तक पूर्णतः विकसित नहीं होते, उत्तक पाए जाते हैं लेकिन अर्ध विकसित पाए जाते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो अधिकांश जंतु होते हैं ये परजीवी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर में ही डिपेंड होते हैं, है ना, किसी दूसरे के ऊपर में क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। और ये परजीवी के तौर पे दूसरे जंतुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं, कौन, नेमिटोडा। नेमिटोडा में जो हम लोग पढ़ेंगे इसके उदाहरण में, तो आप जब नाम इसका सुनिएगा उदाहरण से तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके वजह से रोग
होता है। तो नेमेटोडा जो होता है एक परजीवी है और अपने पोषण के लिए जिसके साथ रहते हैं उसमें रोग भी उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिएगा, गोल कृमि, आप नाम सुने होंगे, गोल कृमि, ठीक है ना। अच्छा, गोल कृमि क्या है? आपके शरीर में राउंड 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 गोल गोल करके जो रोग होता है उसमें जो आपका नेमिटोडा होता है ना, एक प्रकार का नेमिटोडा पाया जाता है, वो गोल कृमि कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। फाइलेरिया का नाम आपने सुना होगा, फाइलेरिया, ठीक है ना। तो फाइलेरिया भी क्या है? फाइलेरिया जो कृमि होता है, आप एक बीमारी भी है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया का बीमारी फाइलेरिया कृमि के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा पिन कृमि है ना, कौन है? एक पिन कृमि, पिन कृमि, तो इसकी वजह से भी रोग होता है, पिन कृमि की वजह से भी क्या होता है? रोग होता है। तो गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि और पिन कृमि, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे जंतु हैं जो नेमेटोडा के अंतर्गत आते हैं और वो रोग उत्पन्न करने का कारण बनते हैं।